लगता है ईंट भट्टे से काम करके आ रही है। ओहो, इधर तो देखो, ये भी इंटरव्यू देने आई हैं। शायद गलत जगह आ गई। बेस्ट ऑफ लक कलेक्टर साहिबा। निशा जी, आपका नंबर आ गया है। बेस्ट ऑफ लक कलेक्टर साहिबा। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, आइए बैठ जाइए। क्या तुम आईएएस इंटरव्यू देने आई हो? जी मैम। तुमने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने अपनी पढ़ाई पड़ोस के गांव के सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद अपने शहर के कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया है और मैंने कभी ट्यूशन नहीं लिया। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मेरे पिता गांव के जमींदार साहब के खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हें किसी बहुत गरीब इलाके की जिम्मेदारी दे दी जाए तो सबसे पहले क्या करोगी? सबसे पहले स्कूल ठीक करवाऊंगी और अस्पताल भी, क्योंकि जहां पढ़ाई और इलाज नहीं होता वहां गरीबी कभी खत्म नहीं होती। तुम तो खुद एक गरीब घर की लड़की हो। अगर तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो क्या तुम बदल जाओगी? गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान दिल से गरीब नहीं होना चाहिए। निशा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सर, खुद मेहनत करके अपना मकसद हासिल करना, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरे गांव के छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जब वह नंगे पैर भूख से रोते हैं तब मैं बिल्कुल टूट जाती हूँ। अगर आज तुम्हारा सिलेक्शन ना हुआ तो तुम क्या करोगी? कोई बात नहीं सर, मैं फिर से मेहनत करूंगी, क्योंकि मेरे लिए हार मानकर पीछे हटने का तो कोई मतलब ही नहीं। इंटरव्यू खत्म हुआ। निशा बाहर निकली और उसे लगा शायद इंटरव्यू सही नहीं गया। एक ऐसी लड़की जिसके कपड़े भले ही पुराने और फटे थे, लेकिन उसके हौसले इतने बड़े थे कि एक दिन देश के बड़े अधिकारी भी उसकी काबिलियत के सामने इज्जत से झुक गए। सुबह का वक्त था। ठंडी हवा धीरे धीरे पूरे गांव में चल रही थी। कच्चे घरों के बीच से उठता धुआं बता रहा था कि गांव की औरतें अपने काम पर जाने वाले मर्दों के नाश्ते पानी में लग चुकी थी। उसी गांव में मिट्टी से बना एक घर था जहां निशा अपनी मां के साथ रहती थी। निशा की उम्र लगभग 21 साल थी। चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में बड़े बड़े सपने थे और हाथों में मेहनत से पड़े हुए निशान साफ दिखाई देते थे। उसके पिता गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई, लेकिन वो अकेली औरत जो कभी घर से बाहर नहीं गई थी, आखिर क्या करती? नरेगा योजना में दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करने लगी थी। एक दिन निशा अपने कमरे में बैठी थी, जो कुछ सोच रही थी। उसके सामने चारपाई पर आईएएस इंटरव्यू का कॉल लेटर रखा था। वो बार बार उसे देख रही थी। उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। तभी माँ ने धीरे से पूछा, बेटी, नौकरी के लिए आज ही शहर जाओगी ना? हाँ माँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। काश आज तेरे पापा हमारे साथ होते। अगर पापा होते तो आज बहुत खुश होते। मेरे पास बस इतने ही हैं। फिर माँ, तुम अपनी दवा कहाँ से लाओगी? तू पहले आ जा, मेरी दवा का भी इंतजाम हो जाएगा। तू पहले आ तो जा, मेरी दवा का भी इंतजाम हो जाएगा। निशा अच्छी तरह समझ गई थी कि माँ के पास और एक पैसा भी नहीं। पिछले कई दिनों से माँ का बुखार बढ़ता ही जा रहा था। वाकई गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है। निशा ने अपनी फाइल अपने पुराने से बैग में रखी। पहनने के लिए उसने वही सलवार कमीज निकाली जो उसने पिछले साल सिलवाई थी। वो कपड़े काफी पुराने हो चुके थे और कई जगह पैबंद लगे हुए थे। गांव की कुछ औरतें अक्सर उसे ताना मारते हुए कहती थी, ये बनेगी अफसर, पहले अपने कपड़ों की हालत तो देख लो। लेकिन निशा किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती थी। वो हर ताना चुपचाप सुनकर आगे चली जाती थी।
शहर जाने के लिए निशा पैदल ही बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी। निशा खूबसूरत बहुत थी। रास्ते में कई लोग उसे देखते रहते थे और कुछ लोग उसे देखकर ताने भी मार रहे थे। गांव के चौराहे पर खड़े एक आदमी ने आवाज लगाई, अरे निशा, इतनी किताबें लेकर कहाँ जा रही हो? इंटरव्यू देने जा रही हूँ चाचा। ठीक है बेटी, ऊपर वाला तुम्हें कामयाबी दे। अरे वाह, अब तो हमारे गांव की निशा अफसर बनेंगी। निशा ने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ गई। बस पूरी तरह भरी हुई थी, इसलिए निशा को पूरी रास्ते खड़े होकर सफर करना पड़ा। सामने बैठे कुछ लोग उसे बार बार देख रहे थे। दो लड़के उसके पुराने कपड़ों को देखकर हंसने लगे। तभी एक लड़की अपने पास बैठे अपने साथी से बोली, लगता है ये पहली बार शहर आई है, शायद भीख मांगने के लिए आई होगी। निशा ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाहर देखने लगी। ऐसे ताने सुनना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कई घंटे बाद बस शहर में पहुंची। चारों तरफ ऊंची इमारतें और भीड़ देखकर वो कुछ देर के लिए हैरान रह गई। उसने पहले कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। सड़क पार करते वक्त उसकी पुरानी चप्पल अचानक टूट गई। वो परेशान हो गई, अब क्या करूं? फिर वो सड़क किनारे बैठकर उसे पिन से जोड़ने लगी। लोग उसके आसपास से आ जा रहे थे, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी स्कूटी पर जाते हुए एक नेक दिल लड़की की नज़र उस पर पड़ी। वो निशा की गुर्बत समझ गई और उसके पास आई और बोली, बहन क्या हुआ? कुछ नहीं, बस चप्पल टूट गई। सिस्टर, गांव से आई हो? हाँ, मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने आई हूँ। कोई बात नहीं, तुम मेरी चप्पल पहन लो। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। मैंने तुम्हें बहन कहा है, तुम मुझे अपनी बहन मानती हो कि नहीं? हाँ, बहन तो मानती हूँ। तो बस आगे कुछ भी बोलने की जरूरत, चप्पल पहनो और जाओ, या मैं छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। इसके बाद वो लड़की अपनी स्कूटी पर बैठकर नंगे पैर ही चली गई। निशा इंटरव्यू सेंटर पहुंच गई। सामने ऊंचा गेट, चमचमाती गाड़ियां और अच्छे कपड़ों में आए उम्मीदवारों को देखकर वो कुछ पल के लिए ठहर गई। ज्यादातर उम्मीदवार अपने माता पिता के साथ आए थे। कोई अंग्रेजी में हंसते हुए बातचीत कर रहा था तो कोई अपनी गाड़ी की बात कर रहा था। निशा धीरे धीरे अंदर पहुंची। उसके पुराने कपड़ों पर नजर पड़ते ही कुछ लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। एक लड़की हंसते हुए बोली, लगता है इसे भी इंटरव्यू देना है, शायद पता गलत मिल गया। निशा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और जाकर चुपचाप एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। पीछे बैठे कुछ लोग फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेस्ट ऑफ लक कलेक्टर साहिबा। उनकी बातें बार बार निशा के कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। जैसे ही वो इंटरव्यू रूम के बाहर पहुंची, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अंदर से आवाज आई, कम इन निशा। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। क्या तुम इंटरव्यू देने आई हो? जी सर। जी मैम। धन्यवाद मैम। तुमने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, उसके बाद जिला कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया है, और मैंने कभी कोचिंग नहीं ली है सर। बहुत दिलचस्प। तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? मेरे पिता गांव के जमींदार साहब के खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हें किसी बहुत गरीब इलाके की जिम्मेदारी दे दी जाए तो सबसे पहले क्या करोगी? सबसे पहले स्कूल और अस्पताल ठीक करवाऊंगी, क्योंकि जहां लोगों को पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, वहां गरीबी कभी खत्म नहीं होती। तुम खुद इतने गरीब घर से हो, तो अगर कल आईएएस बन गई तो क्या तुम बदल जाओगी? सर, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन छोटी सोच रखना ये गलत है। पैसे आने से इंसान नहीं बदलता, उसकी सोच पहले जैसी ही रहती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ती। और सबसे बड़ी कमजोरी? गांव में जब छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर भूख से रोते हैं तो मैं खुद को संभाल नहीं पाती। अगर इस बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगी? फिर से मेहनत करूंगी सर,
क्योंकि मेरे लिए रुक जाने का कोई मतलब ही नहीं है। धन्यवाद निशा, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। लड़की गरीब जरूर है, लेकिन इसके जवाब दिल से निकल रहे थे। ऐसे लोग ही आगे जाकर फर्क लाते हैं। बाहर आते ही उसके मन में आया, पता नहीं मेरा इंटरव्यू कैसा गया होगा। उधर निशा इमारत से बाहर निकलकर धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ चलने लगी। उसकी जेब में अब थोड़े बहुत पैसे बचे थे। भूख से पेट कमर को लगा जा रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि पहली बार उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत शायद अब रंग लाने वाली है। अब अंधेरा होने लगा था, लेकिन बाजार की सारी दुकानें खुली हुई थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। गाड़ियां लगातार निकल रही थी, लेकिन उस भीड़ में निशा का साथ देने वाला कोई नहीं था। निशा को भूख बहुत लग रही थी। उसने अपना पुराना बैग कंधे से उतारा, जेब में रखे पैसे गिने। किराए के पैसे निकालकर सिर्फ 12 रुपए बचे थे। सामने एक चाय का ठेला लगा था। उसने वहां जाकर पूछा, अंकल जी चाय कितने की है? चाय 10 रुपए की और 10 रुपए के 5 बिस्किट। उसने एक चाय और एक बिस्कुट ले लिया, फिर पास में रखी लकड़ी की बेंच पर जाकर बैठ गई। जैसे ही उसने चाय का पहला घूंट पिया, उसे अपनी माँ की याद आ गई और उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूमने लगा। निशा को याद आया कि सुबह माँ ने खुद खाना नहीं खाया था, ताकि उसके सफर के लिए कुछ पैसे बच जाएं। ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो गई। जब उसने उस ठेले वाले को 12 रुपए दिए। ये 12 रुपए लीजिए। बहन पैसे रहने दो, बाद मुझे रहने दो। अंकल जी पैसे ले लो। नहीं नहीं, रहने दो बेटी, रहने दो। अंकल आप किस लिए बैठे हो यहाँ पर? पैसे ले लो। नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। धन्यवाद अंकल जी। उधर गांव में उसकी माँ घर के बाहर चारपाई पर बैठी निशा का इंतजार कर रही थी। आसपास की कुछ औरतें फिर से बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, क्या हुआ बहन, तुम्हारी अफसर बेटी अभी तक नहीं आई? तुम्हारी अफसर बेटी अभी तक नहीं आई है। बहुत से लोग तो औकात से बाहर के सपने देखते हैं। निशा की माँ ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप ऊपर वाले का नाम लेकर बैठी रही। उधर निशा बस स्टैंड से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, लेकिन वहां भी पता चला कि धुलवा की तरफ जाने वाली आखिरी पैसेंजर ट्रेन भी जा चुकी है। वो घबरा गई कि अब पूरी रात कहाँ बिताऊं। उसने कई लोगों से रास्ता पूछा। भैया धुलवा की तरफ जाने वाली ट्रेन? मुझे नहीं पता। भैया धुलवा की तरफ जाने वाली ट्रेन? मुझे नहीं पता। लेकिन किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ बताया। रात गहराने लगी और हवा भी ठंडी हो गई। निशा स्टेशन के वेटिंग एरिया के एक कोने में जाकर बैठ गई। उसने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। आसपास बैठे कुछ लोग बार बार उसकी तरफ देख रहे थे। तभी वहां सफाई का काम करने वाली एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। बेटी, इतनी रात को अकेली क्यों बैठी हो? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। डरो मत, रात यहीं रुको, मैं भी तुम्हारे पास ही हूँ। सुबह पहली गाड़ी मिल जाएगी। सुबह होते ही निशा पहली गाड़ी पकड़कर गांव के लिए निकल गई। गांव पहुंचते पहुंचते धूप निकल आई थी। उसकी माँ अब भी घर के बाहर उसी जगह बैठी निशा का इंतजार कर रही थी। निशा को देखते ही उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निशा दौड़कर माँ से लिपट गई। माँ ने सबसे पहले यही पूछा, सब ठीक रहा ना? इंटरव्यू ठीक हुआ, लेकिन वहाँ सब बहुत पढ़े लिखे लोग थे। मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं है। ओहो, आ गई हमारी अफसर बिटिया। निशा ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर आराम करने के बाद निशा फिर से गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। अब उसी से घर का थोड़ा बहुत खर्च चलता था। गांव के बच्चे उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानते थे। एक छोटी बच्ची ने मासूमियत से पूछा, दीदी क्या आप सच में बड़ी अफसर बन जाओगी? अगर इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता तो एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बन जाता है। लेकिन रात होते ही उसके मन में एक ही डर आता। अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो माँ का सपना कैसे पूरा होगा और लोग जीने भी नहीं देंगे। एक रात उसकी माँ को अचानक तेज खांसी शुरू हो गई। इस बार हल्का सा खून देखकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन सुबह को माँ को गांव के सरकारी अस्पताल ले गई।
वहां मरीजों की लंबी लाइन लगी थी। भीड़ इतनी थी कि घंटों तक नंबर नहीं आया और अस्पताल में पूरे डॉक्टर भी नहीं थे। काफी देर बाद डॉक्टर ने मां को देखा और कहा, इलाज में अब और देर नहीं करनी चाहिए। जरूरी दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं। आपको इन्हें बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ेगा। घर लौटते वक्त माँ उसे समझाती रही। मैं ठीक हो जाऊंगी बेटी, तू इतना मत सोच। निशा समझ चुकी थी कि बिना पैसों के इलाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। रात को उसने अपने पिता की पुरानी साइकिल को देखा और अगले दिन माँ के उठने से पहले ही उसने साइकिल को बेच दिया ताकि दवाइयों के पैसे जुटा सके। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि निशा बड़े अफसर के इंटरव्यू से लौटकर आई है। कुछ लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन कई लोग उसकी हिम्मत की तारीफ भी करने लगे। एक दिन गांव के पुराने टीचर उसके घर आए और बोले, निशा बेटी, तूने कोशिश करके ही गांव का नाम रोशन कर दिया है। 3 दिन बाद शहर में आयोग के दफ्तर में इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी अगली सूची देख रहे थे। तभी महिला अधिकारी ने फाइल उठाई और पूछा, उस लड़की का नाम क्या था जिसने बिना डरे हर सवाल का जवाब दिया था? निशा, उसकी फाइल एक बार फिर निकालिए। फाइल खुलते ही सभी अधिकारी उसे ध्यान से देखने लगे। उसमें लिखा था, गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई, बिना किसी कोचिंग के तैयारी, घर की हालत बहुत खराब, लेकिन इंटरव्यू में खुद पर गजब का यकीन। एक अधिकारी ने कहा, इसकी अंग्रेजी भले ही कमजोर थी, लेकिन हर जवाब दिल से निकल रहा था। ऐसे ही लोग आगे चलकर लोगों का दर्द समझते हैं। हमें किताबों वाले नहीं, जमीन से जुड़े अफसर चाहिए। उधर गांव में निशा को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वो रोज सुबह मंदिर जाकर बस एक ही दुआ मांगती, ए ऊपर वाले, मेरी मेहनत की इज्जत रखना। कुछ दिन बाद सुबह गांव में एक सरकारी डाकिया बाइक से आया। उसने आवाज लगाई, निशा जी का सरकारी लिफाफा आया है। आवाज सुनते ही निशा जल्दी से भागकर निकल आई। लिफाफे पर यूपीएससी लिखा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। लिफाफे पर सरकारी मोहर साफ दिखाई दे रही थी। निशा ने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला। अंदर रखा पत्र पढ़ते ही उसकी सांसें तेज हो गई। कुछ पल तक वो वहीं खड़ी रह गई और उसकी आंखें भर आई। माँ घबराकर उसके पास आई और बोली, क्या लिखा है बेटी? निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। खुशी के मारे उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। कुछ देर बाद उसने रोते हुए कहा, माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग एकदम चुप हो गए। जो कल तक ताने मारते थे, उनकी नजरें झुक गई। माँ खुशी से निशा को गले लगाकर रोने लगी। गांव के बच्चे खुशी में ताली बजाने लगे और पूरा माहौल बदल गया। तभी उसकी नज़र पत्र के नीचे आखिर में लिखी एक जरूरी सूचना पर गई। अगले महीने दिल्ली पहुंचकर ट्रेनिंग शुरू करनी जरूरी थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि जेब खाली थी और घर में एक पैसा भी नहीं था। उधर माँ की बीमारी भी हर दिन बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद जिले से कुछ पत्रकार भी गांव पहुंच गए। कैमरा चालू होते ही एक रिपोर्टर ने पूछा, निशा जी, इतने संघर्ष के बाद भी आपने हार नहीं मानी? जब मंजिल बड़ी हो तो रास्ते की तकलीफ छोटी लगने लगती है। लोगों के ताने सुनकर कैसा लगता था? गरीबों का सपना अक्सर लोगों को मजाक लगता है, लेकिन वही सपना एक दिन जवाब भी बन जाता है। अगली सुबह जिले के अखबार में निशा की फोटो छपी थी। ऊपर बड़ी हेडलाइन थी, मजदूर की बेटी ने बिना कोचिंग के पास किया आईएएस इंटरव्यू। चारों तरफ उसकी चर्चा होने लगी, लेकिन उसके घर की गरीबी और माँ की बीमारी अभी भी पहले जैसी ही थी। गांव वाले, स्कूल के टीचर, सरपंच और कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए। उसी से निशा के दिल्ली जाने का टिकट हो पाया। माँ ने उसका माथा चूमकर कहा, बेटी, मेरी फिक्र मत कर, तू बस अपना सपना पूरा कर। आंखों में आंसू लिए निशा दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। दिल्ली में ट्रेनिंग शुरू हुए अभी पहला ही दिन था।
एकेडमी के कैंप्स में देश के अलग अलग राज्यों से आए नए अधिकारी जमा थे। कोई अपने दोस्तों से खुलकर बात कर रहा था, कोई अपने परिवार के बारे में बता रहा था। निशा चुपचाप सबसे पीछे खड़ी थी और सबको देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो बिल्कुल नई दुनिया में आ गई हो। उसके बैग में ज्यादा सामान भी नहीं था, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े। दिल्ली आने से पहले माँ ने गांव की औरतों से पैसे उधार लेकर उसके लिए एक नया सूट सिलवाया था। वही पहनकर निशा ट्रेनिंग में पहुंची थी। पहले दिन सभी से अपना परिचय देने को कहा गया। कोई अपने पिता का बड़ा कारोबार बता रहा था, कोई विदेश की पढ़ाई का जिक्र कर रहा था, कोई कह रहा था कि उसके परिवार में पहले भी कई अफसर रह चुके हैं। निशा चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करती रही। जब निशा का नाम पुकारा गया, वो धीरे से उठी और बोली, मेरा नाम निशा है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और जिला कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। पीछे खड़े 2 लड़के धीरे से बोले, यही वो लड़की है ना जिसका नाम अखबार में आने के बाद हर जगह सुनाई दे रहा था? हाँ यही है, फटे हुए कपड़ों वाली। सिर्फ मेरे कपड़े फटे थे, लेकिन मेरे हौसले वो फटे हुए नहीं थे। दिन गुजरने लगे और ट्रेनिंग पहले से ज्यादा मुश्किल होती गई। सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाना, मैदान में अभ्यास करना पड़ता, फिर पूरे दिन क्लास, ग्रुप टास्क और अलग अलग जगह जाकर सीखना पड़ता था। रात तक सब थककर चूर हो जाते थे। शुरू के दिनों में निशा को सबसे ज्यादा परेशानी लोगों के साथ खुलकर इंग्लिश बोलने में होती थी। कुछ लोग उसकी बोली और गांव के अंदाज पर मजाक भी उड़ा देते थे, लेकिन उसने किसी की बात दिल पर नहीं ली। एक दिन सभी को अपने इलाके की सबसे बड़ी समस्या पर बोलना था। जैसे ही निशा सामने पहुंची, पीछे से किसी ने हंसकर कहा, अब सुनो, गांव की लड़की अंग्रेजी में क्या बताने वाली है। एक पल के लिए निशा घबरा गई, उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसे माँ की बात याद आई, बेटा सच बोलने वाला कभी हारता नहीं। उसने बताया, गरीब परिवार इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं, फिर भी उन्हें समय पर इलाज नहीं मिलता। अगर इन लोगों तक अच्छी शिक्षा, इलाज और सरकारी योजनाओं। गांवों में आज भी कई बच्चे पैसों की कमी की वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई किसान दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी फसल का सही दाम नहीं पा पाते। गरीब परिवार इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं, फिर भी उन्हें समय पर इलाज नहीं मिलता। अगर इन लोगों तक अच्छी शिक्षा, इलाज और सरकारी योजनाओं का सही फायदा पहुंच जाए तो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। गरीब लोगों को सहारा नहीं, बराबर का मौका चाहिए। गांवों में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सही सुविधा और सही रास्ते की। उसकी बात खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। ट्रेनिंग ऑफिसर मुस्कुराए और बोले, गजब, जबरदस्त, बहुत अच्छा निशा, ऐसे ही दिल से काम करती रहना। निशा ने कहा, जी सर। उसी रात जब निशा अपने कमरे में अगले दिन की तैयारी कर रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर मास्टर जी का नाम देखकर उसका दिल अचानक घबरा गया। फोन उठाते ही मास्टर जी की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, निशा बेटा, जल्दी गांव आ जा, तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कोई नहीं बेटा, तुम चली जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जी सर, धन्यवाद। कहकर निशा ने सुबह होने का इंतजार भी नहीं किया। उसी रात आखिरी मिलने वाली ट्रेन से गांव के लिए निकल पड़ी। सफर भर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कई घंटे बाद जब वो अस्पताल पहुंची, उसकी माँ इमरजेंसी में भर्ती थी। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। माँ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, निशा को सामने देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मेरी आ गई मेरी बेटी। बेटी, अब मेरी फिक्र छोड़ दे, मेरा वक्त तो शायद पूरा हो चुका है। माँ, ऐसी बातें मत करो, अभी तो मुझे आपकी बहुत वक्त सेवा करनी है। तेरे पापा जहां भी होंगे आज तुझ पर बहुत गर्व कर रहे होंगे। बस यही देखकर मेरी सारी तकलीफ खत्म हो गई। इतने में मशीन पर चल रही धड़कनों की रेखा तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। डॉक्टर और नर्स से भागते हुए अंदर पहुंचे। उन्होंने तुरंत निशा को बाहर जाने के लिए कहा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया।
निशा अस्पताल के बाहर हाथ जोड़कर ऊपर वाले से माँ की जिंदगी की भीख मांग रही थी। हर गुजरता पल उसे और बेचैन कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए, लेकिन उनके चेहरे की उदासी देखकर ही निशा सब समझ गई। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हमें बहुत अफसोस है, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। ये सुनते ही निशा के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वो वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस माँ ने भूखे रहकर उसे पढ़ाया लिखाया था, जिसने हर मुश्किल में उसका हौसला बढ़ाया, वही माँ आज उसकी सबसे बड़ी जीत देखने के बाद हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। अगले दिन पूरे गांव के लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। जो लोग कभी निशा को ताने दिया करते थे, आज वही लोग सिर झुकाए खड़े थे और उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। एक औरत ने कहा, निशा बेटी, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, हमें माफ कर देना। पिछली बातों को भूल जाओ चाची। मास्टर जी ने निशा के सर पर हाथ रखकर कहा, तेरी माँ जैसी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। उन्होंने अपना हर सपना तुझ में जी लिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद निशा फिर से दिल्ली लौट आई। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान कम थी, लेकिन इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। उसने दिन रात मेहनत की और हर अभ्यास पूरे मन से पूरा किया। कई महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिर वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार उसे बरसों से था। पासिंग आउट परेड के दिन पूरा मैदान नए अधिकारियों से भरा हुआ था। सभी अपनी वर्दी पहनकर गर्व के साथ कतार में खड़े थे और चारों तरफ उत्साह का माहौल था। निशा की नजर बार बार दर्शकों की तरफ उठ रही थी। दिल जानता था कि माँ अब नहीं है, फिर भी उसे हर पल कमी महसूस हो रही थी। एक बड़े अधिकारी ने मुस्कुराकर उसे मेडल पहनाया और कहा, निशा, तुम्हारा सफर बहुत लोगों के लिए मिसाल बनेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के कुछ समय बाद निशा की पहली पोस्टिंग अपने ही जिले में हो गई। ऐसा जिला जहां गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। जब वो पहली बार सरकारी गाड़ी से अपने गांव पहुंची, पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए सड़क पर खड़ा था। जो लोग कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वही आज इज्जत से सिर झुकाए खड़े थे। गांव पहुंचते ही वो सीधे उसी सरकारी स्कूल गई जहां से उसके सपनों की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे उसके काम करने के तरीके से पूरे जिले में बड़ा बदलाव शुरू हो गया। एक दिन उसके दफ्तर में एक बुजुर्ग चाय बेचने वाले पहुंचे। वही इंसान जिन्होंने एक वक्त उसकी भूख देखकर बिना पैसे लिए उसे चाय बिस्कुट खिलाया था। निशा तुरंत अपनी कुर्सी से उठ गई और उनके पैर छुए और बोली, उस दिन आपकी मदद ने मुझे हिम्मत दी थी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। और मैं दिन रात आपके लिए तैयार खड़ी हूँ। किसी भी वक्त आपको जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। निशा ने उन चाय वाले बुजुर्ग की शिकायत सुनी और उसका सॉल्यूशन किया। उसी रात वो अपने पुराने मिट्टी के घर के आंगन में अकेली खड़ी थी। माँ की याद में आंखों में आंसू थे और माँ को याद करके कह रही थी, माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं अकेली कैसे जीऊंगी? ठंडी हवा चल रही थी। पूरा गांव शांत था। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू पोंछे और धीरे से कहा, गरीबी इंसान के कपड़े फाड़ सकती है, लेकिन उसके हौसलों को हरा नहीं सकती। और उसके बाद सुबह होते ही वो अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। जब भी कोई गरीब उसके पास अपनी कोई शिकायत लेकर पहुंचता, निशा खूब अच्छे तरीके से उसको बैठाती। सुनिए, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आज ही कार्रवाई कीजिए। अगर लापरवाही हुई तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और उसकी सारी परेशानियों का हल करती। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।